नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी बोनस लेकर। ये कहानी मैंने 4 जुलाई 2010 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी बोनस। सूर्य उदयाचल से ऊपर उठे एवं धूप दीवारों पर उतरने लगी, तब तक मैं नहा धोकर तैयार था। बसंत की सुबह कितनी मनभावन होती है। शीतल सुखदायिनी वायु एवं झूमते वृक्ष हृदय को आनंद से सराबोर कर देते हैं। मैंने उड़ती उड़ती निगाह कलाई पर बंधी घड़ी पर डाली। 10:10 होने को थे। ओह, अब तक तो हमें सुमित्रा जी के घर होना चाहिए था। रितेश नीचे इंतजार कर रहा होगा। मैं आनन फानन सीढ़ियां उतर कर आया। रितेश ड्राइंग रूम में बैठा राह तक रहा था। अन्य दिनों से आज वह अधिक स्मार्ट लग रहा था। उसे देखते ही मैंने छेड़ा, गुड मॉर्निंग डियर, आज तो गजब ढा रहे हो। थैंक यू अंकल, उसने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। देरी की झेप मिटाते हुए मैंने बात आगे बढ़ाई। इट्स ओके अंकल, थोड़ा लेट तो चलता है। यू आर राइट, थोड़ा इंतजार करवाएंगे तभी लड़की वाले वक्त समझेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी बात पर सहमति जताई। मैं कुछ और कहता तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। गॉड साहब हाथ में टॉवल लिए वहां खड़े थे। शायद उन्होंने हमारी वार्ता सुन ली थी। बाहर आते हुए बोले, बिल्कुल नहीं, आदमी को समय का पाबंद होना चाहिए। अब जमाना बदल गया है। बरखुरदार, लड़के लड़की सब बराबर है, वरन मैं तो कहूंगा अब लड़कियां मुश्किल से मिलती है। तभी रसोई में खड़ी भाभी बोली, यूं बतियाते ही रहोगे या लड़की वाले के घर भी पहुंचोगे? उन्हें तो एक एक पल भारी पड़ रहा होगा। भाभी की आज्ञा शिरोधार्य कर हम दोनों बाहर आए। मैंने गाड़ी स्टार्ट की एवं सुमित्रा जी के घर की राह ली। धूप अब तेज होने लगी थी। हाँ, कार में आते ठंडी हवा के झोंके अवश्य सुकून देने लगे थे। एक मोड़ पर स्टीयरिंग घुमाते हुए मैंने पास बैठे रितेश की ओर देखा। व्हाट ए स्मार्ट बॉय, 25 वर्ष का छरहरा युवक। उसकी आंखों में कितने सपने हैं। किसी भी युवक के लिए ये पल कितने महत्वपूर्ण होते हैं। कैसी होगी वह? क्या वह सुंदर है, विद्वान है? क्या उसके स्वभाव से मेरा या मेरे माता पिता का मेल होगा? जीवन भर के लिए एक ऐसे साथी से बनने का निर्णय लेना जिसे हम जानते तक नहीं कितना दुष्कर कार्य है। एक मीटिंग में हम कितना भर तो समझ पाते हैं। हर कुंवर के कितने प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। यही वह समय है जब मनुष्य के जीवन में ईश कृपा एवं भाग्य जैसे सिद्धांतों के अंकुर बैठने लगते हैं। मैंने मुड़कर फिर रितेश की ओर देखा। ज्यों ज्यों हम लड़की के घर की ओर बढ़ रहे थे, उसके चेहरे का कौतूहल बढ़ता जा रहा था। उसे देखकर मुझे अपने यौवन की याद हो आई। कभी मैं भी रितेश की तरह स्मार्ट दिखता था। मेरी देह में भी यौवन हिलोरे लेता था। आकाश के तारों से भी ज्यादा स्वप्न मेरी आंखों में तैरते थे। दुर्भाग्य, सभी धूल धूसरित हो गए। भाग्य का भौंडर सारे सपनों को जाने कहां ले उड़ा। प्रारब्ध कितना बलवान है। अब तो 45 में भी 50 का दिखता हूं। बिना बीवी के आदमी की यही गत होती है। किसी चिर कुंवारे का किसी नव कुंवारे के साथ लड़की देखने जाना भी अजीब इत्तेफाक है। लड़की की मां सुमित्रा जी ने प्रश्न कर लिया कि आप अकेले कैसे?
भाभी जी को क्यों नहीं लाए? तो बगले झांकने लगूंगा। मैं इस काम के लिए हरगिज नहीं जाना चाहता था, पर गौड साहब ठहरे मकान मालिक, उनके आदेश को कैसे ठुकरा था। जब से उदयपुर आया हूं, छोटे भाई की तरह रखा है उन्होंने। उनके एम भाभी के स्नेह को मैं कैसे भूल सकता हूं। हम जैसे कुंवरों को मकान देता कौन है? जहां जाओ वही प्रश्नों की बौछार। आप अकेले हैं? आपका परिवार क्या किसी अन्य शहर में रहता है? आपने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? हम अविवाहितों को मकान किराए पर क्यों दें? कहाँ जाए बेचारे अविवाहित। मैं अच्छी तरह जानता हूं, शादीशुदा कुंवारों से अधिक लंपट होते हैं, पर बीवियों की आड़ में सब जायज है। समाज की आंख ही ऐसी हो गई है। चरित्रवान है तो बस शादीशुदा, जिनकी बीवी है वे क्यों इधर उधर मुंह मारेंगे? ये काम तो कुंवारों का है। मकान किराए पर लेने में छड़ों का कितना पसीना निकलता है, कितना उपवास होता है, कितनी बार आंखें नीची करनी पड़ती है, मैं ही जानता हूं। इस शहर में नया आया तब एक घर के बाहर मकान किराए के लिए खाली है कि तख्ती देखकर मैंने बेल बजाई। एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाजा खोला। उसके पीछे उसकी जवान लड़की खड़ी थी। मैंने जब कहा कि मैं अकेला हूं एवं आपके यहाँ मकान किराए पर चाहता हूं, तो उसने दरवाजा बाद में बंद किया, पहले लड़की से कहा, तू भीतर जा। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं किराएदार न होकर बलात्कारी हूं। बाद में आंखें तरेर कर उसने जिस तरह दरवाजा बंद किया, मेरी 3 दिन तक मकान ढूंढने की हिम्मत नहीं हुई। मेरा साहस क्षण भर में ध्वस्त हो गया। ऐसे में गॉड साहब का एहसान मैं कैसे भूल सकता हूं। हर रविवार की शाम वे मुझे डिनर पर बुलाते हैं। मैं लाख मना करूं, पर उनकी जिद के आगे विवश हो जाता हूं। मियाँ बीवी दोनों इतने नौरे करते हैं कि ना कहने की गुंजाइश ही नहीं रहती। आज शाम भी उन्हीं के यहाँ डिनर है। पिछली बार डिनर करते समय मेरे मुंह से अनायास निकल पड़ा, आपके पल्ले भी कैसा मुफ्तखोर पड़ा है। तब गॉड साहब की आंखें सजल हो गई, मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, कैसी बातें करते हो, तुम तो किसी जन्म के भाई लगते हो। पिछले सप्ताह रितेश के लिए लड़की देखने की बात आई तो गॉड साहब बोले, तुमसे अधिक हमारा विश्वास पात्र कौन है, तुम ही इसके साथ जाकर लड़की देखाओ। मैं चौंका तो वो बोले, मना मत करना, मेरे लिए एक दुविधा है। अगर लड़की पसंद आ गई तो अच्छा है, अगर नहीं आई तो ना कहना मेरे लिए मुश्किल है। मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं किसी की बेटी को रिजेक्ट कर सकूं। समझ लो ये बंदूक मैं तुम्हारे कंधे पर रखकर चला रहा हूं। अगर तुम्हें रितेश को लड़की जच गई तो मैं तुम्हारी भाभी बाद में मिलाएंगे। कितने महान विचार थे गॉड साहब के। सौभाग्य उदय हो तभी ऐसे शख्स जीवन में आते हैं। उन्होंने मुझे यह भी बता दिया था कि लड़की की मां तलाकशुदा है। मैं चौंका तो वे बोले, बरखुरदार, जायज कारणों से भी तलाक हो सकते हैं। हम ये सोचने का पाप क्यों करें कि लड़की में उसकी मां के दोष आएंगे ही। परिस्थितिजन्य वह अधिक गुणी भी हो सकती है। मनुष्य के सद्गुण प्रतिकूल एवं विपरीत परिस्थितियों में अधिक मुखर होते हैं। गॉड साहब के विचार सुनकर मेरी गर्दन नत हो गई थी। हम लड़की के घर पहुंचे तो कार की आवाज सुनकर सुमित्रा जी दरवाजे तक आई। कार से उतरकर हम दोनों दरवाजे तक आए तो केतकी को देखकर मैं हैरान रह गया। आश्चर्य, केतकी सुमित्रा कैसे हो गई? मैंने वहीं खड़ी नेम प्लेट की ओर देखा, नाम सुमित्रा ही लिखा था। मैंने पुनः केतकी की ओर देखा, वही ललाट, वही गहरी आंखें, वही रूप रंग। हां, बाल कुछ अवश्य पक गए थे। पहले आंखों के नीचे ललाई नजर आती थी, अब हल्का कालापन दिखाई देने लगा था। वही बात करने का,
वही मुस्कुराने का अंदाज। कहीं मैं गलत घर पर तो नहीं आ गया। मैं सोच ही रहा था कि केतकी ने कहा, आप जरा लेट हो गए, हम इंतजार ही कर रहे थे। तो बात तय हो गई कि हम निर्दिष्ट स्थान पर खड़े हैं। मेरा शेष संशय भी तब दूर हो गया जब केतकी ने मेरा नाम लेकर भीतर आने को कहा। ड्राइंग रूम में बैठे तब क्षण भर में मेरी टेप रिवाइंड हो गई। स्मृतियों के सांप अतीत की बांबी से बाहर निकल आए। मन में उथल पुथल मच गई। केतकी मेरे साथ ही जयपुर कॉलेज में पढ़ती थी। मैं उसे मन ही मन चाहता भी था। उसकी आंखों से आते मूक संदेश एवं हाव भावों से मुझे लगा जैसे वह भी मुझे हृदय से चाहती है। लड़कियां अक्सर पहल करने का साहस नहीं जुटा पाती। मैंने पहल कर मेरे मित्र बिरजू के हाथों मेरा प्रणय संदेश उसे भेजा। बिरजू ने जब मुझे बताया कि केतकी उसका संदेश पाकर आहत हुई है तो मेरे तोते उड़ गए। इतना ही नहीं, बिरजू ने जब बताया कि केतकी ने तो यहाँ तक कहा है कि ऐसा संदेश भेजने की मेरी जरूरत कैसे हुई, तो मैं अपना समूह लेकर रह गया। इस घटना के पश्चात 10 दिन तो मैं क्लास में ही नहीं गया एवं बाद में जब भी गया केतकी से आंख चुराता रहा। एक दो बार मुझे लगा भी कि वह मुझसे कुछ कहना चाहती है, पर मैं यह सोचकर उसके पास नहीं गया कि वह और गत न बनाए। मनुष्य की नियति है कि वह स्वयं पर हावी विचारों का दास बन जाता है। इस घटना के पश्चात स्त्री की छवि मेरी आंखों से उतर गई। मन में यह बात बैठ गई कि केतकी नहीं तो और कोई नहीं। मैंने अविवाहित रहने का निर्णय ले लिया। लेकिन केतकी के साथ ये क्या हो गया? उसका तलाक क्यों कर हो गया? सुना था उसे तो एक समृद्ध परिवार का लड़का मिला था। उसे भी हैंकड़ी बताई होगी। केतकी की लड़की अर्चिता एवं रितेश में अब बातचीत होने लगी थी। दोनों खुलकर बात करने का प्रयास कर रहे थे, पर हम दोनों की उपस्थिति से वार्ता संकोचन एवं औपचारिकताओं की परिधि में सिमट गई थी। मैं कुछ कहता उसके पहले ही रितेश ने कुछ समय अलग से बातचीत करने की इच्छा जाहिर की। सुमित्रा जी ने इशारे से सहमति दी तो अर्चिता उसे लेकर ऊपर अपने कमरे में चली गई। अब हम और केतकी ड्राइंग रूम में अकेले थे। मुझे अनायास ही उससे रूबरू होने का अवसर मिल गया। मैं पूर्व अवसाद से ग्रसित था, फिर भी साहस कर बात छेड़ी। केतकी, कैसी हो? मैंने सोचा भी नहीं था हम दोनों पुनः इस प्रकार मिल जाएंगे। मैं ठीक हूं, तुम्हारे क्या हाल है? और तुम उदयपुर कैसे? रितेश को कैसे जानते हो? कहते कहते उसकी आंखें आश्चर्य में डूब गई। वो मानो अनेक प्रश्नों का उत्तर एक साथ चाहती थी। मैं ठीक हूं, मेरा 1 वर्ष पूर्व यहां पदस्थापन हुआ था। मैं रितेश के यहां किराए पर रहता हूं। रितेश का परिवार एक आदर्श परिवार है। रितेश एवं ऐसे परिवार को पाकर अर्चिता बहुत सुखी रहेगी। मेरे मन की गांठ धीरे धीरे खुलने लगी थी। रितेश के परिवार के बारे में तुमसे जानकर मुझे राहत मिली है। उसने बात को आगे बढ़ाया। तुम्हारा नाम सुमित्रा कैसे हो गया? मैंने मेरे मन में तैरते अंतिम प्रश्न को बाहर फेंका। मेरे विवाह के पश्चात मेरे पति की मां ने मुझे यह नाम दिया था। तब से मैंने यही नाम रख लिया। शायद तुम्हें नहीं मालूम, विवाह के 2 वर्ष पश्चात ही मेरा तलाक हो गया। मेरा पति मानसिक रूप से रुग्ण था। अपनी रुग्णता को सुधारने की बजाय वह मुझ पर भांति भांति के दोषारोपण करने लगा। वह न सिर्फ बात बात में शक करता था, शराबी, जुआरी एवं व्यभिचारी भी था। मारपीट करना उसकी आदत थी। मेरे पास तलाक के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहा। तब से अकेलेपन के इस अरण्य को भोग रही हूं। अर्चिता की सौगात मुझे उसी से मिली है। अब तो यही जीने का एकमात्र सहारा है। मैंने हृदय का खून देकर इसे पाला है। यह न होती तो मैं कब की मर जाती।
कहते कहते केत की आंखों में आंसुओं की लड़ी लग गई। कुछ क्षण पश्चात संयत हुई तो बोली, सुना है तुमने विवाह नहीं किया, ऐसा क्यों? तुमने मना जो कर दिया, बाद में तुम्हारी जैसी लड़की मिली ही नहीं। अनायास आए इस प्रश्न का मुझे यही उत्तर सूझा। मैंने मना कर दिया? मैंने तो बिरजू के हाथ तुम्हें संदेश भिजवाया था कि मैं तुम्हें चाहती हूं। कहते कहते उसकी आंखें फैल गई। कमाल है, यह संदेश तो मैंने बिरजू के हाथ तुम्हें भिजवाया था। क्या बिरजू ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, वरन उसने तो मेरे संदेश का यह प्रत्युत्तर दिया कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। क्या तुम सत्य कह रही हो? मेरा विस्मय सर चढ़कर बोलने लगा। मैं 16 आना सत्य कह रही हूं। उसने मुझे यहां तक कहा कि तुम किसी अन्य लड़की को चाहते हो। इतना ही नहीं, कुछ दिन बाद वो मेरी और प्रेम की पींगे बढ़ाने लगा। उसके व्यवहार से मैं चिढ़ गई। मैंने उसे लताड़ कर भगा दिया। कहते कहते केतकी की सांस फूलने लगी। इसका मतलब उसने हम दोनों को धोखा दिया, दोस्ती के नाम पर दुश्मनी की। जिसे मैंने प्रतिनिधि बनाकर भेजा वह तो प्रतिद्वंदी निकला। कहते कहते मैं असंयत हो गया। संसार कितनी विपरीत स्थितियों से भरा है। सज्जनों के लिए जो बातें दुर्घटनाएं बन जाती है, दुष्टों एवं दुरात्माओं के लिए वे मात्र कलाबाजियां होती हैं। बड़े बुजुर्ग ठीक ही कह गए हैं कि दुर्जनों का प्रादुर्भाव जगत को दुख देने के लिए ही होता है। अर्चिता का कार्य अब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। केतकी की बात सुनकर मैं पुनः संयत हुआ। तुम चिंता न करो, यह कार्य मेरे बाएं हाथ का खेल है। रितेश के पिता मुझे छोटा भाई मानते हैं। यह रिश्ता पक्का समझो। मैं तुम्हारी आभारी हूं। आगे जाने कैसे जीवन व्यतीत होगा। कहते कहते वो सुबक पड़ी। क्या 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 तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने एक अप्रत्याशित प्रश्न दागा। सचमुच क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरी बात सुनकर उसके नेत्र आश्चर्य एवं हर्ष से खिल उठे। निश्चय ही करूंगा। जिस गलत प्रतिनिधि को भेजने की गलती मैंने पहले की, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। मेरा प्रतिनिधि अब मैं स्वयं हूं। मैं बेझिझक बोलता गया। मैं तुम्हें क्या उत्तर दूं? आज तुमने मेरा मुंह मोतियों से भर दिया है। जाने आज किधर से सूर्य उगा है। कुछ और कहते कहते वह अनायास रुक गई। रितेश एवं अर्चिता ड्राइंग रूम में प्रवेश कर रहे थे। दोनों के प्रफुल्लित चेहरे उनकी मूक सहमति का बयान कर रहे थे। मैंने रितेश को एवं केतकी ने अर्चिता को अलग लेकर पूछा तो दोनों ने इस परिणय प्रस्ताव पर सहमति जताई। घर पहुंचकर मैंने गौड साहब को सारी बात बताई तो वे खिलखिलाकर हंस पड़े। भाभी चैकती हुई रसोई से बाहर आई तो वे बोले, यह तो सचमुच मुफ्तखोर निकला। पसंद तो हमारी बहू करने गया एवं बोनस में उसकी मां भी ले आया। घर में अब हंसी के फुव्वारे फूट रहे थे। धन्यवाद।